नमस्कार दोस्तों, मैं इनके ठाकुर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन स्टडी 946 में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे राजनीति व्यवस्था इनकी, इसके अलावा नगर नियोजन और हड़प्पा सभ्यता का पतन। तो इससे पहले हमने इसके सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ लिया था, इनकी आर्थिक व्यवस्था और व्यापारिक व्यवस्था के बारे में पढ़ लिया था, इनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ लिया था और इनकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पहले आप वो वीडियो देख लो, फिर ये आपको सही से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये राजनीति व्यवस्था देखते हैं और जो भी मैं अभी बोलूँगा उसको आप भूमिका में लिखना है। तो एक तो हड़प्पा सभ्यता की राजनीति व्यवस्था के बारे में, चाहे शासन व्यवस्था के बारे में हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है कि वो लोग कैसे शासन करते थे कि नहीं करते, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन इस सभ्यता में कड़े फैसले लेने और उसको लागू करने के जरूर ना कोई व्यवस्था जरूर होगी, क्योंकि ये व्यवस्था, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक फैली हुई थी और इतने बड़े साम्राज्य में चीज़ों में समानता पाई गई है। जैसे ईंटों में समानता पाई गई है, उनके रीति रिवाजों में समानता पाई गई है, मानकों में समानता पाई गई है। तो आखिर कोई ना कोई शासन व्यवस्था रही होगी जो इन चीज़ों को एक कंट्रोल करती होगी, चाहे नियंत्रण करती होगी। तो यहाँ खुदाई में एक राजप्रसाद मिला है। राजप्रसाद मतलब राजा का भवन, प्रसाद मिला है, जिसको इतिहासकारों ने इसे राजा का भवन कहा है। और वो राजा पुरोहित राजा थे, जो मतलब जो पूजा पाठ का काम करवाने के साथ साथ वो राजा भी थे, मतलब शासन भी करते थे। और एक उसमें एक पुरुष की मूर्ति भी मिली है, तो उससे भी वो अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो पुरोहित राजा की ही मूर्ति होगी। तो यही चीज़ें हमें मतलब खुदाई में मिलती है, लेकिन इसके अलावा कोई स्पष्ट रूप से जानकारी इसके बारे में हमें नहीं मिलती है। तो हड़प्पा सभ्यता में शासन व्यवस्था थी या नहीं थी, इसके ऊपर हमें 3 विचार मिलते हैं। अब यहाँ से इनके शासन व्यवस्था के बारे में लिखना है आपको कि हड़प्पा सभ्यता में शासन व्यवस्था के संदर्भ में हमें 3 तरह के विचार मिलते हैं। और जो पहला विचार है वो ये है कि कुछ विद्वान कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कोई सरकार चाहे कोई शासन व्यवस्था नहीं थी। तो पहला विचार आपको ये लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता में कोई सरकार या कोई शासन व्यवस्था नहीं थी। अगर चीज़ों में, वस्तुओं में समानता पाई गई है तो उसका ये कारण है कि वहाँ सबकी सामाजिक स्थिति एक जैसी थी। तो ये पहला विचार है कि वहाँ कोई सरकार, कोई शासन व्यवस्था नहीं थी। अगर चीज़ों में चाहे वस्तुओं में समानता पाई गई है तो उसका ये कारण है कि सबकी सामाजिक स्थिति एक जैसी थी। दूसरा विचार है कि कुछ विद्वान ये कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग इलाकों के अलग अलग शासन या राजा होते थे, चाहे शासन सरकारें होती थी, और सभी अपने अपने इलाकों में शासन करते थे। और तीसरा विचार है कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक ही सरकार या चाहे एक ही शासन व्यवस्था होगी और वही पूरे इलाके में शासन करती थी, और इसलिए चीज़ों में समानता पाई गई, वस्तुओं में चाहे सभी जगह एक जैसी सभ्यता चाहे एक जैसी चीज़ें मिली हैं। और ये तीसरा जो विचार है ये थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य में अलग अलग सरकारें होंगी तो ये तो संभव नहीं है कि एक जैसी चीज़ें मिलें। तो इसलिए इस विचार को हम कह सकते हैं कि तीसरा विचार है जो ये कहता है कि यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में एक ही सरकार होगी, एक ही सरकार थी और वही सभी चीज़ों को मैनेज कर रही थी। तो ये विचार इसका सबसे अच्छा प्रतीत होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको राजनीति व्यवस्था में लिखना है। तो राजनीति व्यवस्था में इतना लिखना है आपको। इसके अलावा नगर नियोजन देखते हैं। नगर नियोजन का मतलब होता है नगर को, मतलब नियोजन का मतलब प्लानिंग करके, कि नगर को प्लानिंग तरह इन्होंने बताया था। तो एक तो सबसे पहले कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता, नगरीय और कांस्य युगीन सभ्यता थी। मतलब कांस्य युगीन उसको कहते हैं जब कांसा और पत्थर दोनों एक साथ इसका प्रयोग होता था। तो नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसमें नगर नियोजन की हमें ये देखना है कहाँ कहाँ पे नगर को प्लानिंग तहत बसाने के हमें सबूत मिलते हैं। तो सबसे पहले कि जो इनके शहर थे वो नियोजित शहर थे, मतलब प्लानिंग के तहत बसाए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता की जो शहरी केंद्रों की विशेषता थी वो यही थी कि वो प्लानिंग के तहत बसाए गए थे और इनके जो इलाके होते थे वो 2 वर्गों में बटे होते थे।
सिंधु घाटी सभ्यता में आपको इसमें दूसरे में लिखना है, नगर नियोजन में जो भी मैं बातें बता रहा हूँ वो आपको लिखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहरों की विशेषता थी वो ये थी कि शहर 2 वर्गों में बटे हुए थे, एक दुर्ग और एक निचला शहर, एक दुर्ग और निचला। तो 2 वर्गों में बटे हुए थे, तो 2 वर्गों में एक दुर्ग और दूसरा निचला शहर, और दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए इसकी विशेषता क्या है कि दुर्ग ऊंचाई पे बसा होता है। दुर्ग को बसाने से पहले एक नियोजित मतलब प्लानिंग के तहत पहले उस इलाके को मिट्टी से चाहे ईंटों से चबूतरा बनाया गया होगा, ऊपर उसको मिट्टी भर के और उसको ऊंचा बनाया होगा, और उसके बाद इस पर दुर्ग पे भवनों के चाहे चीज़ों की स्थापना की गई थी। तो एक तो दुर्ग एक तो छोटा इलाका था लेकिन ऊंचाई पे बसा हुआ था, और जो निचला शहर था वो बहुत बड़ा था लेकिन ये नीचे बसा हुआ था। तो एक तो पहली विशेषता ये होगी। दुर्ग को निचले शहर से अलग दिखाने के लिए यहाँ पे दुर्गीकृत किया गया था, मतलब किलों से दीवारों से इसको दुर्ग को घेर दिया गया था ताकि निचले शहर से अलग हो जाए। तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग के तहत ही की गई थी। इसके अलावा निचले शहर में भी कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो ये संकेत करती है कि उसमें भी नियोजन के थोड़े बहुत साक्ष्य रहे होंगे, क्योंकि निचले शहर में कुछ भवन को ऊंचाई पे बसाया गया था। तो वो भी एक लगता है कि वो प्लान करके ही उन्होंने कुछ को बसाया होगा। इसके अलावा दुर्ग पे कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं, जैसे स्नानागार है और एक माल गोदाम है। तो स्नानागार एक बहुत ही बड़ा उसमें स्नानागार मिला है, और इसके बारे में कहा जाता है कि वो किसी विशिष्ट प्रयोजन पे खोला जाता होगा, जैसे धार्मिक प्रयोजन पे कोई त्यौहार हो उसके अवसर पे उसको खोला जाता हो ताकि उसमें लोग स्नान कर सके। और उस स्नानागार में 3 साइड से उसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। नीचे जो ईंटें जो लगाई गई थी उसको गारे और जिस्म से जमा दिया गया ताकि पानी लीक ना करे। उसमें पानी निकालने के लिए अलग से व्यवस्था की गई थी, पानी डालने के लिए अलग से व्यवस्था की गई थी। तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग के तहत ही की गई थी। इसके अलावा एक यहाँ पे दुर्ग में माल गोदाम मिला है, विश्वविद्यालय के भी साक्ष्य मिलते हैं वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती प्लानिंग के तहत बसाई गई थी। और इसके अलावा दुर्ग और निचले शहर में अंतर था कि ये आवासीय भवनों का इलाका था। जो निचला शहर था वहाँ आवास था लोगों के रहने के लिए। दुर्ग क्या था कि ये राजधानी के रूप में चाहे बड़े बड़े ऑफिशियल इलाके थे जहाँ पे सभी चीज़ों का ऑफिस रहे होंगे, बड़े बड़े भवन यहाँ पे अमीर लोग रहते होंगे। तो एक ये अंतर इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा नियोजन की ओर अगर देखें तो नियोजन में हम ये भी देखते हैं कि जो ईंटें की साइज थी, ये सभ्यता बहुत बड़ी सभ्यता थी, और पूरे सभ्यता में जो ईंटों की साइज है वो एक जैसी मिली है, चाहे वो धूप में पकाई गई हो चाहे वो उसे भट्ठी में पकाई गई हो, लेकिन चीज़ जो ईंटों की साइज थी उसकी लंबाई चौड़ाई एक ही अनुपात में कहीं से भी मिला है। ईंटों की साइज में एक जैसी समानता देखने को मिली है। तो इससे भी पता चलता है कि ये नियोजन पे ज़्यादा ध्यान देते थे, मतलब प्लानिंग करके कुछ भी बना देते। इसके अलावा इनकी जो जल नियोजन प्रणाली थी, जल नियोजन प्रणाली, तो जल नियोजन प्रणाली मतलब नालों का निर्माण कह सकते हैं। तो इनकी एक और विशेषता थी कि नियोजित जल निकासी प्रणाली। नियोजित जल निकासी प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता की एक ये भी विशेषता थी कि उन्होंने नियोजित जल निकासी प्रणाली को अपनाया था, मतलब प्लानिंग के तहत नालियों की व्यवस्था की गई थी। और ऐसा प्रतीत होता है कि पहले गलियों के साथ उन्होंने सड़कों का निर्माण करवाया होगा, गलियों के साथ सड़कों का निर्माण कराया, और सड़कें और गलियाँ एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। इसके अलावा गली और नाले एक साथ बनाए गए होंगे, क्योंकि पहले क्या हुआ कि गलियों के दोनों साइड इन्होंने नालों का निर्माण किया, और नालों के बाद रोड के दोनों साइड इन्होंने मकानों का निर्माण करवाया। तो ये भी एक पता चलता है कि प्लानिंग के तहत, जैसे इन्होंने पहले तो इसमें लिखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की एक विशेषता थी कि नियोजित जल निकासी प्रणाली, मतलब प्लानिंग के तहत जल निकालने की व्यवस्था कर रखी थी। इन्होंने पहले सड़कों और गलियों का एक
ग्रिड पद्धति पे निर्माण करवाया था, ग्रिड पद्धति पे निर्माण कराया था। उसके बाद नाली और गलियों का निर्माण करवाया, और इस टाइप से उन्होंने, ये मान लो गली है तो गली के साइड इस टाइप से पहले नाले बनाए गए, ये नाले हो गए, और उसके बाद दोनों साइड से ऐसे सटा सटा के इसमें मकान बना दिए गए, इस टाइप से मकान बनाए गए। और घर का एक दीवार नाली से सटा हुआ जरूरी था ताकि इसका पानी इसमें जा सके। तो ये सब नियोजन की ओर हमें इशारा करते हैं। तो ये भी लिखेंगे, पहला आप नियोजन में लिखेंगे कि उनके नियोजित शहर, और शहर में दुर्ग और निचला शहर बता देंगे। ईंटों की विशेषता लिखेंगे कि ईंटों में भी हमें समानता देखी गई है, इससे भी पता चलता है कि ये नियोजन को अपनाते थे। और तीसरा जल निकासी प्रणाली, इसमें भी हमें नियोजन को देखने को मिलता है। और लास्ट में एक और लिखेंगे गृह स्थापत्य कला, गृह मतलब गृह स्थापत्य कला, जिसमें भवनों का वो निर्माण करते थे। गृह स्थापत्य कला में गृह स्थापत्य कि आखिर एक घर का निर्माण कैसे करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो निचला शहर है वो आवासीय भवनों का इलाका था, मतलब लोगों के रहने के लिए, और यहाँ पे कई घर आंगन पे केंद्रित होते थे। आंगन पे केंद्रित का मतलब कि मान लीजिए ये गोल है और घर इस टाइप से बने होते थे, चारों साइड से घर बने होते थे, और घरों के जो दरवाजे होते थे वो आंगन में खुलते थे, और ये आंगन होता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो मकान थे वो आंगन पे केंद्रित होते थे, और सभी घरों के जो दरवाजे होते थे आंगन में खुलते थे। आंगन गर्मियों में सूत काटने और खाना बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। एक और इनकी विशेषता थी कि घरों में ये खिड़की नहीं बनाते, खिड़कियाँ नहीं होती थी, और सभी घरों के जो दरवाजे होते थे आंगन में खुलते थे। आंगन का जो पूरा अवलोकन था, बाहरी दरवाजे से, मान लीजिए बाहर से आने के लिए दरवाजा है तो बाहरी दरवाजे से आंगन का पूरा अवलोकन, मतलब पूरी तरह से आंगन को देख नहीं सकते थे, एक ही हिस्सा दिखाई देता था, तो आंगन का अवलोकन नहीं करते थे। घरों में, कई घरों में ऊपरी मंजिल पे जाने के लिए सीढ़ियाँ मिली हैं, सभी घरों में कुएँ मिले हैं। मोहनजोदड़ो में करीब 700 कुएँ मिले हैं जो घर के पिछले हिस्से में बनाए जाते थे। घर के पिछले हिस्से में बनाए जाते थे कुएँ, ताकि कोई राहगीर पीछे के दरवाजे से आगे पानी पी सके। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें नियोजन में लिखनी है। तो ये हो गया नगर नियोजन। उसके बाद हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के लिए। और ये पतन या विघटन, हड़प्पा सभ्यता का पतन या विघटन। तो पतन हड़प्पा सभ्यता कैसे हुआ, इस पे भी इतिहासकार सहमत नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में भी अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है। लेकिन ये हड़प्पा सभ्यता में क्या होता है कि 1800 ईसा पूर्व में क्या होता है, 1800 ईसा पूर्व तक आते आते ईसा पूर्व तक कि ये जो विकसित हड़प्पा होते हैं, विकसित हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे बदलाव आने लगते हैं। अब बदलाव क्या होता है कि लोग अब बड़े बड़े जो मकान बनते थे, भवन बनते थे, वो कम होने लगते हैं। पक्की जो नालियाँ वालियाँ बनती थी वो कम होने लगती है। ईंटें, मनके, बाट, इनकी संख्या कम होने लगती है। अब लोग उतने ही कच्चा माल तैयार करते थे जितनी उनकी ज़रूरत होती थी। और जो चोलिस्तान वाला इलाका था वहाँ से लोग, वहाँ की जनसंख्या अचानक घटने लगी थी, और हरियाणा, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बढ़ने लगी थी, जिससे ये पता चलता है कि इस इलाके से लोग खाली करके जाने लगे थे। तो आखिर क्या कारण था कि ये सारे बदलाव हो रहे थे, और बदलाव ऐसे हो रहे थे कि शहर से ग्रामीण की ओर बढ़ रहे थे, मतलब शहरी जीवन से ग्रामीण जीवन की ओर बढ़ने लगे थे। क्योंकि सब कुछ अब पक्के मकान नहीं बनते थे, कच्चे मकान बनते थे, सड़कें उतनी चौड़ी नहीं होती थी, पक्के नहीं बनते थे, गली, सभी चीज़ों में बदलाव होने लगता, और शहरी जीवन को छोड़ के ग्रामीण जीवन में प्रवेश करने लगे थे, और इसी को उत्तर हड़प्पा काल कहा जाता है। तो अब यहाँ पे है कि इन चीज़ों में आखिर ये बदलाव क्यों आ रहा था, शहरी जो जीवन था, विकसित हड़प्पा सभ्यता, उसका पतन क्यों हो रहा था। तो इस पे इतिहासकारों में सहमति नहीं है।
अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग इसके पतन के कारण बताए हैं। तो एक एक करके अब पतन के कारण पढ़ते हैं इस कि पहला जो पतन के कारण है वो बाढ़ है। पहला पतन क्या है? बाढ़। पहला पतन क्या है? बाढ़ है। और इसमें 3 विद्वान हैं, एक मार्शल हैं, मार्शल मैके और एक SR राव। इन 3 विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता नदियों किनारे पे बसी हुई सभ्यता थी और उन नदियों का बार बार इन इलाकों में बाढ़ आने की समस्या रहती थी। तो इनका मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाढ़ के नदी सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के बाढ़ के कारण ही हुआ है। तो ये पक्के विश्वास के साथ कहते हैं कि इनका पतन उसी कारण हुआ है। लेकिन इसमें थोड़ा डाउट ये है कि जो इलाके नदियों किनारे पे बसे थे उनका पतन तो मान सकते हैं कि बाढ़ के पानी के कारण हुए, लेकिन जो उसके बाहर के इलाके थे, उन इलाकों में जहाँ पे नदियाँ नहीं थी, तो उनका आखिर पतन कैसे हुआ होगा। तो इसलिए इस जो कारण है बाढ़ वाला, इस पर हम थोड़ा विश्वास करने से मतलब संकोच करते हैं कि हो सकता है कुछ इलाकों में पतन इस कारण हुआ हो, लेकिन सभी इलाकों में बाढ़ के कारण पतन हो जाए ये थोड़ा असंभव सा जान लगता है। लेकिन बाढ़ में ये लिखेंगे, बाढ़ में 3 लोगों के नाम कि मार्शल मैगे और SR राव के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ, क्योंकि ये सभ्यता सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के किनारे पे बसी हुई थी और इन नदियों का बाढ़ बार बार इस इलाके में पानी आता था और इसके कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। लेकिन जिन इलाकों में नदियाँ नहीं थी उन इलाकों का पतन कैसे हुआ होगा, इसको लेके इस पर थोड़ा असमंजस है और इसलिए ये कहा जाता है कि इसके पतन के कारण कुछ और भी हो सकते हैं। तो एक तो ये, दूसरा कारण है विदेशियों का आक्रमण, विदेशी आक्रमण, चाहे बाहरी लोगों का आक्रमण। और इसमें जो विद्वान है जो मानते हैं, एक है गार्डन चाइल्ड व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट। ये 3 विद्वान हैं जिनका मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन विदेशी आक्रमण के कारण हुआ था, क्योंकि इनको खुदाई में कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे मोहनजोदड़ो के इलाके में, जिससे विश्वास के साथ कहते हैं कि पहले मोहनजोदड़ो को लूटा गया, हमले किए गए और इस कारण इसका पतन हो गया। और मोहनजोदड़ो में एक ही रूम के अंदर, एक ही कमरे के अंदर 13 मानव कंकाल मिले हैं, 13 मानव कंकाल मिले हैं, जिसके आधार पे और ये कहते हैं कि ये विदेशी आक्रमण से ही इस सभ्यता का पतन हुआ होगा, क्योंकि इनके ऊपर हमले किए गए और बहुत निर्दयतापूर्वक इनकी हत्या की गई और इस सभ्यता का पतन हो गया। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि हमले हुए, लेकिन इसके बारे में हमें वहाँ कोई हथियारों का सबूत नहीं मिलता है। अगर हमले हुए हों तो हथियार, भाला, चाहे कुछ भी वहाँ लेकिन इसका कोई ज़्यादा सबूत नहीं मिलता है। चाहे अगर हमले होते तो चेहरे पे कटने का, चोट का निशान होता है, इसका भी कोई ज़्यादा सबूत नहीं मिलता है। लेकिन ये दूसरा कारण ये बताया जाता है कि विदेशी आक्रमण के कारण इसका वो इसमें लिखना है। गार्डन चाइल्ड व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाहरी आक्रमण के कारण हुआ, क्योंकि बाहरी लोगों ने जो भी सबूत मिला उसे ये पता चलता है कि बाहरी आक्रमण हुए थे और लोगों को निर्दयतापूर्वक उनकी हत्या की गई थी, उनको लूटा गया था और इस कारण इसका पतन हो गया। मोहनजोदड़ो से एक ही रूम से, एक ही कमरे से 13 मानव के कंकाल मिले हैं, जिससे इस बात को थोड़ा बल मिलता है। लेकिन इसके बारे में हमें कोई वहाँ से हथियार नहीं मिला है, इसलिए इस कारण पे भी हमें थोड़ा संदेह हो जाता है। अगला आप कारण लिखेंगे वो है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन। अब जलवायु परिवर्तन में इसमें 2 लोग हैं, एक है A.N. घोष
A.N. घोष और एक है ओरल एस्टीन। इन दो लोगों का मानना है कि इस सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ, क्योंकि इनका मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में बारिश बहुत होती थी, पानी कमी थी, इसके कारण वहाँ जंगल बहुत थे, पेड़ पौधों का विकास बहुत ज़्यादा हुआ था, जंगलों का विकास बहुत ज़्यादा हुआ था। और समय के साथ उन जंगलों को या तो लकड़ी को, ईंटों को पकाने के लिए, चाहे घर बनाने के लिए उन जंगलों को काटा गया। ईंटों को पकाने के लिए चाहे घर बनाने के लिए उन जंगलों को काटा गया, जिससे वहाँ पे सूखे की स्थिति आ गई और खेती नहीं होती थी, बाढ़ की समस्या, जो नदियाँ सूख गई, ये सारी चीज़ों के कारण वहाँ पे क्या हुआ, उसका पतन हो गया। तो इसमें लिखना क्या है, A.N. घोष और ओरल एस्टीन के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था, क्योंकि उस इलाके में पहले बहुत ज़्यादा जंगल थे, लेकिन जंगलों को घर बनाने के लिए और ईंटों को पकाने के लिए काटा गया, जिससे वहाँ पे सूखे की स्थिति आ गई, फसलों की खेती नहीं, फसल नहीं होती थी और जो वन बिल्कुल ख़त्म हुए, जिसके कारण उस इलाके में भूखमरी की समस्या आई और उसका पतन हो गया। इसके अलावा M.R. साहनी का कहना है कि इस सभ्यता का जो पतन है वो जल पलावन के कारण हुआ। जल पलावन मतलब कि उस पूरे इलाके में जल भर गया, तो ये सारा इनका जल पलावन लिखना है, इसमें जल पलावन और इसमें लिखना है आपको M.R. साहनी। ये कहते हैं कि इस पूरे इलाके में जल भर गया था, जिससे जो मिट्टी थी दलदल हो गई थी, सड़कें टूट गई थी, आने जाने के जो साधन थे वो ख़त्म हो गए थे और व्यापार पर सब कुछ ठप हो गया, जिसके कारण इस इलाके में कोई काम नहीं होता था और इसके कारण इसका पतन हो गया। इसके अलावा जो माधव स्वरूप वत्स हैं, माधव स्वरूप, उन्होंने ये माना है कि नदियों द्वारा अपना मार्ग बदलना। ये कहते हैं कि नदियाँ बार बार अपना मार्ग बदल देती थी, मतलब कभी इस इलाके से रहती थी, कभी उस इलाके से, जिससे लोग परेशान हो गए थे और उस इलाके को उन्होंने छोड़ दिया। तो ये माधव स्वरूप वत्स का कहना है, नदियों द्वारा अपना मार्ग बदलना, ये भी एक कारण बताया जाता है। इसके अलावा एक महामारी जिसमें मलेरिया बताया जाता है और इसको बताने वाले हैं KUR कनेडी। इनका कहना है कि इस इलाके में जो भी कंकाल मिले हैं, उन कंकालों के अध्ययन से पता चलता है कि इस इलाके में मलेरिया एक बहुत बड़े महामारी के रूप में फैला, जिससे यहाँ के लोगों की मृत्यु हो गई, चाहे जनसंख्या कम हो गई और इसका पतन हो गया। तो ये महामारी में मलेरिया KUR कनेडी कहते हैं कि मोहनजोदड़ो से जो भी कंकाल मिले हैं खुदाई में, उन कंकालों के अध्ययन या परीक्षण करने के बाद ये सिद्ध होता है कि यहाँ के लोगों में मलेरिया की बीमारी फैली थी, जिसके कारण ये पूरी आबादी उसके चपेट में आ गई और इस सभ्यता का पतन हो गया। तो यही इसके पतन के कारण है 5-6। तो उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट, अगर कोई दिक्कत है तो आपको कमेंट करके बताना है। और जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल से हम BA के बारे में, BA के सब्जेक्टों के बारे में पढ़ते रहते हैं।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।